आज हमारी कार्यशाला का अंतिम दिन है और यह 13वीं बैठक है। इसके बाद एक बैठक बस सांझ को है। आज भोर हम लोगों ने साथ चलते हुए कई सारी जलधाराएं पार की। हमने साथ चलते हुए बांस की झुरमुट के नीचे से जाती हुई पगडंडी पर सुबह की सैर की। कुछ अडोल चट्टानें जो कि लाखों वर्षों से वहाँ पर अडिग खड़ी हुई हैं, उनके बगल से हम उन्हें छूते हुए गुजरे। साथ साथ चलते हुए हमने एक सुंदर से भवन के अहाते में अपनी संपूर्ण शोभा में, संपूर्ण सौंदर्य में, अपनी चरम संभावनाओं में खिले हुए बोगनवेलिया को देखा। वह हल्के बैगनी रंग में ऐसे शोभायमान हो रही थी कि वह हम इंसानों के द्वारा बनाए गए बर्मिंघम पैलेस और उनके अंतःवासियों को भी शर्मसार कर दे। उसकी शोभा का मुकाबला करने के लिए हम इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम उसके समक्ष रख सकें। हम लोग साथ साथ चलते हुए आगे बढ़े। कई सारे ग्वाले, किसान, उनसे अभिवादन देते हुए हम लोगों ने आगे सैर की। गाय ने अभी जो बीती रात ही नवजात बछड़ा दिया है, उसको हमने भर आँख निहारा और गोद में लेकर के भी उस नए नए उगे जीवन को महसूस किया। गांव की गलियों से गुजरते हुए, खेत की मेड़ों पर बनी हुई पगडंडियों से गुजरते हुए हम एक वृक्ष के नीचे पहुँचे, जहाँ बड़े ही सुंदर तरीके से एक शिवलिंग रखा हुआ था। उस पर किसी ने आज भोर में ही दुग्धाभिषेक किया था। उस पर पुष्प और अक्षत अर्पित किए हुए थे और वहाँ पर एक बुझ चुकी दिया भी रखी हुई थी। हम लोग साथ साथ चलते हुए सफ़ेद फूलों वाली लताओं से लदे वृक्षों के कुंज से गुजरते हुए एक छोटी सी पुलिया पर पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने चारों तरफ श्वेत पुष्पों के कुंज को भर आँख निहारा। गांव के कुछ कुत्ते जो कि किसी के पालतू नहीं हैं, वे अक्सर हम लोगों के साथ सैर में हो लेते हैं। और जब हम उन घरों के सामने से गुजरते हैं जिन घरों में कुत्ते उनकी चार दीवारियों के बाहर नहीं आ पाते या जिनके गले में लोहे की चैन है, उनके व्यवहार में एक अजीब तरीके की खीज है, अजीब तरीके का क्रोध है। शायद वे अपनी
वैसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं जैसी जीने के लिए वे पैदा हुए हैं। हमने एक घर के आगे उसके द्वार पर शोभायमान बोगनवेलिया के फूलों को, जो बहुत नन्हे नन्हे श्वेत रंग के थे, और उनकी शोभायुक्त पत्तियों को निहारा। कचनार के फूलों को देखते हुए हम फिर साथ साथ बैठ कर के भोर की यह बैठक कर रहे हैं। हमारे पीछे हिमाच्छादित शिखर लिए हुए हिमालय खड़ा है। हम पंछियों के कलरव के बीच में साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न उठाने की वह कला सीख रहे हैं जिनके उत्तर हमारे ज्ञान में नहीं आते हैं, हमारी सूचनाओं के जगत में नहीं आते हैं, वस्तुतः हमारे वास्तविक जीवन में वे उद्घाटित होते हैं, ऐसे कि वे हमारे जीवन की समस्त यांत्रिकता और बनावटीपन को जड़ मूल से समाप्त कर दें। हमने साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न की ऐसी कला को सीखा है जिसके लिए बुद्धि को एक पल भी, एक तिल भी चलने की कोई जगह नहीं होती है। हमने साथ साथ चलते हुए कई सारी जो बैठकें की हैं, उसके अतिरिक्त जो संवाद किए हैं, प्रकृति की गोद में चलते हुए, उसको निहारते हुए हमने उन जगहों पर से अपनी ऊर्जा को मुक्त किया जहाँ वह फंसी हुई थी। अपने अवलोकन से इस असंभव प्रश्न को समर्पित करने के लिए हमें विराट ऊर्जा उन सारी जगहों पर जहाँ वह ऊर्जाएं पहले फंसी हुई थी, वहाँ से मुक्त होने पर मिली। हमने पाया कि यह निजी जीवन का आग्रह, कि यह मेरा निजी जीवन है, यह जो कि वस्तुतः पूरी मनुष्य चेतना की ही एक परिपाटी है, एक ढर्रा है, एक ढब है, उसको देख करके हमारे भीतर विराट ऊर्जा का मुक्त होना सिद्ध हुआ। हमने साथ साथ चलते हुए पाया कि प्रेम के नाम पर हम कुछ और कर रहे हैं जो कि प्रेम नहीं है। ऐसा करके हमारे सारे प्रेम पाने के आग्रह और प्रेम करने के आग्रह में फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हुई। हमने साथ साथ चलते हुए धैर्य का परीक्षण किया, उपेक्षा का परीक्षण किया, प्रयास का परीक्षण किया। हमने साथ साथ चलते हुए यथासंभव जहाँ जहाँ भी हमारी ऊर्जा मुक्त हो सकती है, उन सारी जगहों का अवलोकन किया। और भोर की इस बैठक में अब हम वस्तुतः सीखना क्या है, वह सीखना जो आमूल रूप से हमारे जीवन को रूपांतरित करता है, उस पर एक नए सिरे से हम पता लगाते हैं। एक सीखना हम जानते हैं जिसके लिए बुद्धि अनिवार्य माध्यम है, अनिवार्य उपकरण है। यदि मुझे कार चलाना सीखना है और मेरे पास रजिस्टर करने वाली यह बुद्धि नहीं है, तो मैं कार चलाना नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि जो भी मैं सीखूंगा उसके रजिस्टर होने के लिए कोई जगह चाहिए, ताकि दोबारा जब मैं चलाऊं तो वे सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे सहयोग करें। यदि मैं कोई भाषा सीखना चाहता हूँ, किसी मानचित्र को पढ़ना चाहता हूँ, किसी यंत्र को समझना चाहता हूँ, किसी उपकरण को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए बुद्धि अनिवार्य माध्यम है। बुद्धि से मैं पहले उस चीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ, और इसके बाद
जो हमारी समझ में आता है, जिस हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उस निष्कर्ष को मैं संचित करता हूँ और दोबारा उसी निष्कर्ष को जो हमने सीखा हुआ है उसको लागू करता हूँ। मैं एक भाषा सीखता हूँ, उसके शब्द जो कि ध्वनि से अक्षरों में रूपांतरित होते हैं, उस पूरी संरचना को अपने अंदर अंकित हो जाने देता हूँ। उसकी लिपि पढ़ना सीखता हूँ, उसके शब्दों के आकार, उनकी बनावट, उनके मुड़ने, उनके घूमने की सारी चीज़ को अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में अंकित होने देता हूँ। और जितनी कुशलता से वे अंकित होते हैं, उतनी ही कुशलता से मैं भाषा को पढ़ने में, बोलने में और समझने में उनके आशय सक्षम हो पाता हूँ। यह एक सीखना हम जानते हैं। लेकिन जब जीवन और संबंध का हम संदर्भ लेते हैं, वहाँ पे यह जो हमारी आदत बनी हुई है बुद्धि के आधार पर संचित करके और उसे लागू करने की, यह कितनी प्रासंगिक है। साथ ही कहीं यह उस क्षेत्र में तो अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर रही है जो क्षेत्र वस्तुतः इसके लिए निषिद्ध है, जहाँ पर इसकी यांत्रिकता, इसकी बनावटीपन की पहुंच उस क्षेत्र को कलुषित कर जाती है। संबंध के क्षेत्र में यदि मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, किसी भी तल पे बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, वहां पर जो जीवंत धारा बह रही है संबंध की, उसके क्षेत्र में यदि बुद्धि सक्रिय है, इसका मतलब कि वह संबंध अस्तित्वमान नहीं है, वह संबंध गतिशील नहीं है। यह मेरे सामने फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष है। इसको देख करके यदि मेरे अंदर, तब जबकि मुझे उस वृक्ष के बारे में आप लोगों को नहीं कहना है, सिर्फ उस वृक्ष से संबंध घटित हो रहा है, उस वृक्ष से संबंध का एक रस घटित हो रहा है जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है। उस समय अगर मैं इस दृश्य को शब्द दे रहा हूं कि यह वृक्ष है, यह फूल है, यह शोभा युक्त है, तो यह सारे शब्द, या मैं इसके प्रति तुलना कर रहा हूं कि यह फला फूल से अच्छा है या फला फूल से खराब है, इसका फूल इस काम आता है या उस काम आता है, यह सारी छवियां चल रही हैं और ये सारे शब्द चल रहे हैं, तो क्या यह एक बाधा नहीं बन जा रही है मेरे और उसके बीच में संबंध की? अच्छा, क्या ऐसा संबंध संभव है, क्या ऐसा देखना संभव है जिसमें शब्द विचार के रूप में, छवियां विचार के रूप में हस्तक्षेप न करें? पहली बात, जैसे इस वृक्ष और इस फूल के संदर्भ में है, और दूसरी जो बात है हमारे सामने कि अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हमारे सारे संबंध, हमारा सारा जीवन शब्दों, छवियों की यांत्रिकता और बनावटीपन में रचा पचा है। अब इस यांत्रिकता और बनावटीपन में रचे पचे जीवन में, संबंध में, वह सीखना क्या है, सीखने की वह कला क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है, अर्थात वह अभी जो विद्यमान संबंध है यांत्रिकता का और बनावटीपन का, उसको समूल रूप से पोंछती चल रही है। अन्यथा खतरा क्या है जो कि हम करते आ रहे हैं कि हमारा जो अभी जीवन है वह बनावटी है, यांत्रिक है, हमारे जो संबंध हैं वो सब बनावटी हैं और यांत्रिक हैं, और उनको दूर करने के लिए
उनको मिटाने के लिए पुनः हम उसी तरह की सीख में प्रवेश करने रहे हैं, उसी तरह की सीखने की परिपाटी और ढंग और ढर्रे में प्रवेश कर रहे हैं, जिस तरह की सीखने की परिपाटी से यह अनुचित हस्तक्षेप जीवन में हो रहा है। यह अनुचित हस्तक्षेप हमारे संबंध की कला में, संबंध की जीवंतता में हो रहा है। तब तो यह वही बात हो गई जैसे कि मिट्टी से हम मिट्टी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ से हम कीचड़ को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का यह बहुत प्रसिद्ध वचन है कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। यदि यह बुद्धि, यह सोच विचार जीवन और संबंध के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप का कारक है, तो किसी भी तरह के सोच विचार इस अनुचित हस्तक्षेप का उन्मूलन, निर्मूलन नहीं कर सकते हैं। यह बात जितनी गहराई से, जितनी उत्कटता से, जितनी स्पष्टता से हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारी अंतर्दृष्टि में आ जाए, उतनी ही कुशलता से हम अपने जीवन में और संबंधों के क्षेत्र में इस यांत्रिकता और बनावटीपन के हस्तक्षेप को उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे। तो क्या यह बात हम साथ साथ चलते हुए स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस सीखने में विचार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विचार का कोई भी हस्तक्षेप जलते हुए अंगारे की तरह है, जो हमारे जीवन की पंखुड़ियों को जला करके राख कर देगा, और कर रहा है। हमको पता ही नहीं है कि हमने जिस तरह की जीवन शैली अपनाई हुई है, इस तरह की जीवन शैली अपना करके हम किन चरम संभावनाओं को, हम किन पावनताओं को, किन अद्भुत सौंदर्यों को, किन खिलावटों को खोते चले जा रहे हैं। तो हम साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। क्या इस साथ साथ चलते हुए सीखने में हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं? सुनने का अर्थ है, अगर हम सीखने की कला सीख रहे हैं, उस सीखने की कला जिसमें विचार और छवियों का हस्तक्षेप नहीं है, तो इस सीखने की कला में प्रथम चरण ही हमारे सामने आएगा श्रवण। क्या हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, या क्या हम सिर्फ सुन रहे हैं? आवाज, क्या हम ध्वनि के प्रति जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है उसे सुन रहे हैं, जो यह व्यक्ति बोल रहा है? सिर्फ आवाज। अगर आप सिर्फ आवाज सुनेंगे तो पास से गुजरती हुई जो बस है उसकी भी आवाज समान रूप से सुनाई देगी, और इस व्यक्ति की भी आवाज समान रूप से सुनाई देगी। यदि सीखना घटित हो रहा है तो उस सीखने में पहला चरण है सुनने का, और सुनने में भी पहला चरण है ध्वनि का। ध्वनि जो प्राकृतिक रूप से घटित हो रही है हमारे कानों के, हमारे ईयर ड्रम पे, वह अटेंडिंग में आएगी बिना विचार के। वहां जब हम सक्षम हैं सुनने में, ध्वनि को सुनने में सक्षम है, फिर दूसरा चरण आता है कि उसको बिना छोड़े, वह श्रवण, वह ध्वनि का श्रवण बिना छोड़े, बिना वहां से उखड़े, क्या यह संभव है कि हम शब्दों को भी समझ पाए? उस कला को हम लोग सीख रहे हैं। अर्थात जब हम शब्दों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह आवाज छूट जाएगी, जो बस की आवाज है, कार की आवाज है, उसमें इस व्यक्ति की आवाज कान पर जा रही है, और इस कान पर जाती हुई व्यक्ति की ध्वनि शब्दों में परिणत होगी। पर हम उस ध्वनि की जो ध्वनि का समूचा ऑर्केस्ट्रा हमारे कान पर घटित हो रहा है, उसको काट छांट करके नहीं सुनेंगे। फिर हम थोड़ा सीखते हुए आगे प्रवेश कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि सुनते हुए, जिसमें ध्वनि सुनते हुए और बिना ध्वनि को छोड़े, क्या हम शब्द सुन सकते हैं, जो कि पहली प्रोग्रामिंग को अनुमति देना है।
भाषा की पहली संस्कारग्रस्तता को अनुमति देना है, पर बिना उस प्राकृतिक घटना को छोड़े हुए जो कि ध्वनि की है। फिर क्या ऐसा संभव है कि वह जो शब्द हैं जो हमारे लिए, हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में बैठे हुए हैं उस ध्वनि को लेकर के, क्या उनका अर्थ बिना इन दोनों चरणों को छोड़े, ध्वनि और शब्द, इन दोनों चरणों की अटेंडिंग को छोड़े, क्या ऐसा संभव है कि इसके अर्थ हमारे अंदर उद्घाटित हो सके, प्रकाशित हो सके? यह सीखना चल रहा है बिना विचार के, जिसे हम साथ साथ कर रहे हैं। फिर चौथी बात आती है कि जब हम सुन रहे हैं किसी को, तो क्या ऐसा संभव है कि बिना प्रतिक्रिया के सुना जाए? अर्थात हमने ध्वनि सुनी, आवाज सुनी, फिर दूसरा चरण हमने उस आवाज को, और यह आवाज समूची है, उसमें हम काट छांट नहीं रहे हैं। फिर दूसरी चरण की अटेंडिंग है कि हमने शब्द सुने, फिर तीसरे चरण की अटेंडिंग है जो कि सिर्फ कहने में है, वस्तुतः वहां पर कोई ऐसे विभाजन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम साथ साथ सीख रहे हैं कि तीसरे चरण की अटेंडिंग है उनके अर्थ का। पर हम सुनते समय, जब सुनने की घटना मात्र घट रही है, हम विचार प्रक्रिया को अनुमति न दें कि वह झट से प्रतिक्रिया करे कि यह बात फला ने कही थी, यह बात ढिका ने कही थी, यह मैं समझ रहा हूं, यह मैं नहीं समझ रहा हूं। सिर्फ ध्वनि, ध्वनि से निर्मित शब्द और शब्द का अर्थ, बस सुनने की घटना यहीं पर क्या संपूर्ण हो सकती है? यह हम साथ साथ चलते हुए सुनने की कला सीख रहे हैं, इस क्रम में कि वह सीखना क्या है जो कि शब्दों और विचारों से मुक्त है। फिर आती है देखने की कला। देखने में हम जहां पर हैं, जो कुछ हैं, क्या ऐसा संभव है कि जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसके बिना नामकरण के उसे देख सकते हैं? यह जो भी कुछ है, इसको बिना घास, फूल, पीला, हरा कहे, क्या ऐसा संभव है कि इस पूरी संरचना को देखा जा सकता है? जब हम ये सवाल उठाते हैं, हम पाते हैं कि वहां देखा जा रहा है, उसके ऊपर आरोपित जो यांत्रिकता थी वह मिट गई, वह टूट गई। फिर हम सवाल उठाते हैं कि बिना इसके नामकरण के, जो इसका नामकरण है पीला, हरा, फूल, घास, पत्ती, बिना इस नामकरण के हमने जो यह देखा, अब क्या ऐसा संभव है कि इसको बिना छोड़े, बिना इससे उखड़े, क्या ऐसा संभव है कि हम यहाँ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति का नामकरण कर सकते हैं, या किसी एक पौधे का नामकरण कर सकते हैं, किसी एक रंग का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन नामकरण करें हैं हम, लेकिन बिना उसके नाम से मुक्त दर्शन को छोड़े हुए। दिस इज ऑर्गेनिक लर्निंग। हम साथ साथ सीख रहे हैं, और यहां पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आंखों पर जो भी, हमारी आंखों की रेटिना पर जो भी प्रकट हो रहा है, उस पर से उखड़े बिना हम किसी चीज का नामकरण करें, और उस नाम के आधार पे जो अर्थ होता है उसको भी परसीव करें। पर शर्त है कि बिना इस जो भी संरचना है, इसके प्रति जो अटेंडिंग है उससे उखड़े। बिना उससे उखड़े क्या हम इसका नामकरण और नाम का अर्थ दे सकते हैं? तो हमारे अवलोकन में यह बात आएगी कि जो भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है, जो भी हमारी आंखों के समक्ष है, उसको यथावत, बिना मन के, बिना बुद्धि के हस्तक्षेप के उसकी अटेंडिंग, फिर उसका इतनी अनुमति बुद्धि को कि वह उसका नामकरण कर सके, फिर उसका अर्थ प्रकट हो सके, और वह अवलोकन, वह उतनी संरचना के बाद बस मुक्त हो जाए। फिर वापस हम लौट आए जिसमें सिर्फ अवलोकन चल रहा है, ऑर्गेनिक अवलोकन, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि जब हम
किसी व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए सिर्फ शब्दों को अनुमति दें, ताकि वह जो कह रहा है वह अर्थ हमारे अंदर उद्घाटित हो सके और कोई प्रतिक्रिया ना हो। उसको देखते हुए उसको हम परसीव कर सकें, पर कोई उसके आगे की बात न घटे और उसके आगे को बढ़ने को हमारी बुद्धि जबरदस्ती हस्तक्षेप न करे, हम वापस से आंतरिकता में न गिरें। तो यदि हम यहाँ भौतिक रूप से जो भी कुछ घट रहा है, इसमें सजगता से वह कला सीख रहे हैं जिसमें विचार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, तो हम फिर सक्षम हो पाएंगे उस कला को सीखने के लिए जो कला हमारे भीतर की जीवन की आंतरिकता के रूप में है और जीवन संबंधों में है। हम आज यहां बैठे हैं, कल एकांत में बैठे थे, और अगर हमारा कोई आग्रह है कि हम बस एकांत में बैठ करके सीखेंगे, तो क्या यह ऐसा नहीं होगा कि हम तैरना गद्दों पे सीख रहे हैं, हम साइकिल चलाना किताबों में सीख रहे हैं। अगर सुनने की मुझे कला सिर्फ कोयल की और पंछियों की कलरव में ही आती है, बस से गुजर रही है, उसमें हम नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमने सीखा नहीं है। हमने फिर से मस्तिष्क को अपने सोच विचार को एक विशेष तरीके से प्रोग्राम कर दिया है। जीवन सकल है, हम किसी चीज को छांट नहीं सकते हैं, किसी चीज को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने क्या कब आने वाला है हमको कुछ भी नहीं पता। तो सीखने की कला अगर हमारे पास है, तो वह सीखने की कला जीवन की हर परिस्थिति में, हर स्थिति में लागू होती है। तो हम यह सीखने की कला को इस तरह उद्घाटित कर रहे हैं, जो कि प्रश्न की कला के, हमारे उस असंभव प्रश्न की कला के साथ में है। उसी असंभव प्रश्न की कला को और भी माज रही है कि इस असंभव प्रश्न उठाने की कला में क्या यह देखना, सुनना और सीखना, सीखने का अर्थ है संबंध में सीखना, सीखने का अर्थ है जीवन में सीखना, कि जीवन में क्या हम यह असंभव प्रश्न उठा सकते हैं कि वह व्यवहार, वह आचरण क्या है जो कि जब जरूरत है तब वह एक्टिव हो और उसके अतिरिक्त हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारे इस मस्तिष्क का कोई वजूद नहीं। हम जब इस शरीर को, इस स्पेसिफिक शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है, जब इसको कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है, ये कपड़ा पहना हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है, यह बीमार नहीं है, उस समय हमारा मस्तिष्क क्यों एक्टिव है? अर्थात हम अपने वजूद में क्यों हैं? हम अपने अलग थलग वजूद में क्यों हैं? हम इतने मित्र बैठे हैं, हर व्यक्ति के शरीर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। किसी का शरीर पुराना है, किसी का नया है, किसी का स्त्री का शरीर है, किसी का पुरुष शरीर है, पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग केयरनेस है, और वह केयरनेस उस शरीर में रखे हुए मस्तिष्क के द्वारा ठीक तरीके से की जा सकती है। लेकिन जब किसी भी तरह से शरीर में हस्तक्षेप नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, तो हमारा यह व्यक्तित्व क्यों उपस्थित है अलग थलग? हम क्यों वापस घुल नहीं गए अस्तित्व में, इस अखंड अस्तित्व में, इस पूरे सौंदर्य में, इस पूरे जीवंत महारास में? हम हमेशा क्यों अलग थलग टूटे पड़े हैं? हमेशा क्यों मेरा यह मस्तिष्क योजनाएं बना रहा है? यह सिद्ध नहीं करता कि हम एक बनावटी जीवन जी रहे हैं जो अस्तित्व से उखड़ा हुआ है, और फिर हमारे दुख में, हमारे जीवन में दुख हो तो आश्चर्य क्या? हम दिन रात दुविधा में, भ्रम में फैले रहे तो उसमें आश्चर्य क्या है? तो हम सीखने की वह कला सीख रहे हैं जिसमें विचार का हस्तक्षेप नहीं है,
जिसमें वह पुरानी परिपाटी जो विचारों के आधार पर सीखती है, उसका जीवन में और संबंध में हस्तक्षेप नहीं है। तो जब अभी हम धड़क रहे हैं, अभी हम जीवित हैं, तो क्या हम यह प्रश्न उठाएं इस सीखने के लिए कि वह सीखना क्या है जो शब्दों, जो कि हमने सुनने में सीखा, देखने, जो कि हमने देखने के माध्यम से शब्दों और उनके अर्थों से मुक्त अवलोकन को सीखा। तो हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि जीवन को सीखना, संबंध को वह सीखना क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। जब यह हम प्रश्न उठाते हैं कि वह सीखना क्या है जीवन और संबंध के संदर्भ में, इन सज्जन के से मेरा जो संबंध है, उस संबंध में वह सीखना क्या है जो छवियों से और शब्दों से मुक्त है। यह प्रश्न उठाते ही क्या वह सीखने की कला निह प्रयास जगह नहीं ले रही है? किसी भी व्यक्ति के प्रति घास के तिनके, घास के इस प्यारे से फूल के प्रति यदि मैं यह सवाल उठाता हूं कि इस फूल से मेरा क्या संबंध है जो कि शब्दों और छवियों से मुक्त है, जो कि यांत्रिकता और बनावटीपन से मुक्त है, तो यह सवाल उठाते ही इस फूल से और इस व्यक्ति के बीच में जितने शब्द थे, जितनी छवियां थी, वह सब क्या मिट नहीं गई? और अगर यह चीज इस फूल के साथ हो सकती है, तो हम जो मोस्ट जटिल, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, उनके साथ भी यह हो सकती है। हमारे इस फूल के साथ बहुत थोड़ी सी छवियां हैं, 10, 20, 5 होंगी कि पीला है, छोटा है, इस प्रजाति का है, ये वो है, थोड़ी सी छवियां होंगी। लेकिन मनुष्य के साथ हो सकता है लाखों करोड़ों छवियां हों हमारे बीच में, जिनके आधार पर हम संबंधित होते हैं। पर अगर हम वास्तव में संबंध सीख रहे हैं, जीवंत संबंध की कला सीख रहे हैं, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, जो कि शब्दों और विचारों से मुक्त है, तो मैं उठाऊंगा कि यह जो जीवन अभी मेरे अंदर धड़क रहा है, उसको वह जीना क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। यह शब्द उठाते, यह प्रश्न उठाते ही मेरे जीवन में तत्क्षण जितनी भी विचार उपद्रव मचा रहे थे, जितनी भी आंतरिकता गतिमान थी, क्या वह तत्क्षण मिट नहीं गई? उसी क्षण नहीं मिट गई? उसी क्षण उसका अवसान नहीं हो गया? अर्थात वह सीखना उद्घाटित हो गया, वह सीखना अस्तित्व में आ गया, वह सीखना सक्रिय हो गया, वह जीवन, वह संबंध सक्रिय हो गया जो छवियों और शब्दों के पार है। और यह प्रश्न उठाने की कला अगर हमको आ गई, तो हम पहले अपने दिए तो स्वयं हैं, और साथ ही हम अपने को समूचे रूप से वाइप आउट कर सकते हैं। एक चीज अगर मैंने स्पष्ट रूप से समझ ली कि यह ऐसे काम करती है यह कला, एक बार मुझे साइकिल का पैडल घूम गया चलाते समय, तो इसके बाद फिर 2-4 क्षण की देर है कि साइकिल चलाना हमें बखूबी आ जाएगा, क्योंकि हमको वह कला आ गई। एक बार इस असंभव प्रश्न की कला उठा करके हमने देख लिया कि ऐसा सीखना संभव है संबंधों और जीवन में, जो कि शब्दों और छवियों से सर्वथा मुक्त है। तो अगर हम सच में जीवंत हैं, सच में प्यासे हैं, तो हम सीधे सवाल उठाएंगे कि मेरे समूचे जीवन में, चेतन से लेकर के अचेतन तक, वह जीवन क्या है, वह संबंध क्या है, वह सीखना संबंध और जीवन को क्या है जो शब्दों और छवियों से सर्वथा मुक्त है। समूचा अंत, यह जो लाखों साल पुरानी हमारी यांत्रिकता है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से आई है, हमें हमारे पूर्वजों से जो हमारे अंदर बैठी हुई है, वह यांत्रिकता जो इसी क्षण में इस पृथ्वी पर जी रहे हर मनुष्य के अंदर समान रूप से काम कर रही है, वो सब हमारे ताने बाने से जुड़ी हुई है। उस यांत्रिकता, उस बनावटीपन में
उस मैं से युक्त जीवन में यदि यह सीखना घटित हो रहा है, जो हमारे असंभव प्रश्नों के द्वारा ऑर्गेनिक रूप से जगह ले रहा है, यह पूरी मनुष्य चेतना को प्रभावित कर रहा है। वैसे ही जैसे एक बड़े गुब्बारे में यदि एक जगह छेद हो जाता है तो वह पूरी भरे हुए गुब्बारे की जो आकृति है, जो उसका आकार है, जो उसका तनाव है, उसको वह कम करना शुरू कर देता है। यह पूरा चित्त, मनुष्य चित्त एक गहरे तनाव में है, इस अपनी बनावटी योजनाओं के तनाव में है। लेकिन उसमें यदि कहीं से भी एक पिन हो गई तो वो पूरे रबर पर जो गुब्बारे की फैली हुई है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसका तनाव कम होने लगा, उसके अंदर भरी हुई बनावटी गैस बाहर निकलने लगी और जितनी जगह को उस गुब्बारे ने घेरा था अपने बनावटीपन से, वह जगह मुक्त होने लगी। उस जगह पर जहां पे गुब्बारा था, जिस जगह को गुब्बारे ने घेरा हुआ था, उस जगह को आकाश ने घेरना शुरू कर दिया। तो यदि मेरे अंदर इस यांत्रिकता का अवसान होता है, इस बनावटीपन का अवसान होता है मेरे इस असंभव प्रश्न से, तो यह पूरी मनुष्य चेतना को अभी और यही प्रभावित कर रहा है। मेरे अंदर से अगर तनाव के क्षरण का, तनाव के बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के तत्क्षण वहीं का वहीं विलोप हो रहा है, तो यह पूरी मनुष्य चेतना को प्रभावित करने जा रहा है। वह मनुष्य चेतना जो कि युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है, वह मनुष्य चेतना जो युद्ध से भी भीषण जो खतरा है, जो यांत्रिकता का खतरा है, जो बनावटीपन का खतरा है, जो कंप्यूटर हम लोगों को रिप्लेस करने जा रहा है, जो रोबोट हमारे जीवन को रिप्लेस करने जा रहा है, उस खतरे के सापेक्ष यह सबसे बड़ा एक्शन है कि हमारे अपने निज जीवन में ऐसा सीखना गतिमान हो, सोच विचार में नहीं, गतिमान हो, अस्तित्वमान हो, सक्रिय हो, जो कि सोच विचार से मुक्त है। संबंधों में और जीवन में हम ऐसे सीख सकें, हम यह सवाल उठाएं कि इस समय जो जीवन घटित हो रहा है, इसका वह सीखना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है। वह संबंधित होना जो प्रकृति से है, मनुष्यों से है, पशु पंछियों से है, उसमें वह सीखना क्या है संबंध का, जो कि सोच विचार से, छवियों से, शब्दों से मुक्त है। और इस सवाल के उठने में ही, इस असंभव सवाल के उठने में ही उत्तर शब्दों और छवियों में नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि वह संबंध क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। अर्थात इसने हमारे संबंधों के बीच से जितनी भी संस्थाएं थी, जितने भी शब्द थे, जितनी भी छवियां थी, वे चाहे जितने थे, मैं पति हूँ, ये पत्नी है, या मैं पत्नी हूँ, ये पति है, यह भाई है, ये बहन है, यह माँ है, यह बेटा है, यह मित्र है, उसके बीच में चाहे लाखों शब्द रहे हों, चाहे वह लाखों छवियां रही हों जो अर्जित की गई हैं 10, 20, 50 साल में, वे सारी की सारी छवियां इस प्रश्न ने जड़ से काट दी, क्योंकि यह प्रश्न कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। तो इसने सारी जड़ उखाड़ दी इस यांत्रिकता के जीवन की, साथ ही भविष्य की संभावनाएं भी उखाड़ दी, पनपने के सारे उपाय उसने उखाड़ दिए, क्योंकि भविष्य में भी यह उत्तर शब्दों और छवियों में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रश्न कह रहा है वह जीवन क्या है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। तो कोई उत्तर आने की संभावना ही नहीं, कि शब्दों और छवियों को हिलने की भी कोई संभावना नहीं। इसलिए वहां पर वह उस जीवन को अवसर मिल गया जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। यह जो फूलों का खिलना हो रहा है, यह जो शहतूत में रस है, यह जो सौंदर्य है, यह जो आभा चहुं ओर प्रकट हो रही है, यह शब्दों और छवियों के द्वारा निर्मित नहीं है, यह इस अखंड जीवन की है। तो ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी वह अखंड जीवन है जो शब्दों और छवियों से सर्वथा न्यारा है, और हमारे इस असंभव प्रश्न ने उसके ऊपर जड़ से वह सारी चीजें काट दी। इस सीखने ने, जो कि शब्दों और छवियों से मुक्त है, इस प्रश्न ने जड़ मूल से सब समाप्त कर दिया।
और हमको कभी भी नहीं पता चलेगा कि ऐसा सीखना घटित होने लगा। ऐसा सीखना जीवन में अपने आप फलने फूलने लगा। और ऐसा सीखना जीवन की यांत्रिकता और बनावटीपन से तत्क्षण मुक्ति है। यह सीखना क्रम में नहीं है, चरणों में नहीं है कि पहले हम सीखें फिर लागू करें। यह सीखना प्रश्न उठाने के साथ ही सक्रिय हो जाता है। इसका तत्क्षण प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगता है। तो हम आज भोर की इस बैठक में साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न की कला को सीखते हुए, सीखना मात्र क्या है, वह सीखना मात्र क्या है जो सोच विचार, जो छवियों से, जो यांत्रिकता से सर्वथा मुक्त है, उसकी कला हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सीखी। और यह जो कला है, यदि हमने सच में सीखा साथ साथ चलते हुए, तो इसकी हमारे अंदर स्मृति नहीं होगी जिसको हम बाद में लागू करेंगे। फिर वहां पर वह कला है जो कि काम कर रही है, जो सदा काम करेगी या करती रहती है, न कि हमने थोड़े से और शब्द जुटा लिए अपनी पिटारी में और फिर हम उनको दोहरा करके सीखने की योजना बनाएंगे। तो भोर की इस बैठक में इतना सा मुझे निवेदन करना था, इतना सा कुछ साझा करना था। हम लोग 5 मिनट बैठते हैं और इसके बाद फिर आपस में संवाद के लिए आगे बढ़ेंगे।